Hello, friends. Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे तीन चीज हम लोग सुनने ले थे: रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। इस तीनों को अलग अलग रखेंगे। इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर को एसी सोर्स के साथ अलग अलग जोड़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग यदि हम जोड़ते हैं तो उसमें ईएमएफ और करंट में क्या रिलेशन होता है, इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। वनली रजिस्टर वाला कोई सर्किट हो, वनली इंडक्टर वाला कोई सर्किट हो, वनली कैपेसिटर वाला कोई सर्किट हो और वह एसी सोर्स से जुड़ा हो, तो उसमें करंट का वैल्यू क्या होगा, ईएमएफ और करंट का टाइम के साथ जो वेरिएशन होगा वो कैसा होगा, उन सभी चीज़ों को एक ग्राफ में दिखाएंगे, जिस ग्राफ को हम लोग यहाँ पर कहेंगे फेजर डायग्राम, जो ईएमएफ और करंट के फेज डिफरेंस को बताएगा कि टाइम के साथ जो साइन के रूप में ईएमएफ और करंट में चेंज होता है, परिवर्तन होता है, वो किस तरह से होता है, उसको एक ग्राफ के द्वारा दिखाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे फेजर डायग्राम। तो फेजर वर्ड आता है यहाँ पर। वो फेजर वर्ड क्या है? वो फेजर वर्ड बताता है रोटेटिंग वेक्टर को, जिसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू साइन के रूप में टाइम के साथ जो वेरी करता है उसी को दिखाया जाता है। तो चलिए आइए उसको हम लोग देखते हैं। फेजर क्या है, फेजर डायग्राम क्या है। ओनली इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओनली रेजिस्टेंस वाला सर्किट में ईएमएफ और करंट के बीच फेज डिफरेंस क्या होता है, उसमें साइन के रूप में टाइम के साथ वेरिएशन कैसे होता है, उसको हम लोग ग्राफ के द्वारा देखेंगे, फेजर डायग्राम में देखेंगे। उसमें कुछ कुछ न्यू बातें आएंगे जिसको हम लोग को सीखना है। कंप्लीट न्यू सब बातें आएंगे। आइए, हम लोग देख चुके थे कहीं ना कहीं फेज डिफरेंस को हम लोग सीख लिए थे, और फेज डिफरेंस आज हमको यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि इसका साइन जो ग्राफ होता है या जो इक्वेशन होता है ईएमएफ या करंट का इक्वेशन, उसमें साइन आता है और उस साइन का मान टाइम के साथ वेरी करता है। उसी को हम लोग फेजर के रूप में व्यक्त करेंगे। और फेजर वर्ड जो होता है एक तरह से समझिए वेक्टर है, लेकिन यहाँ रोटेटिंग वेक्टर है जो रोटेट करेगा। एक्स एक्सिस टू एक्सिस का जो ओरिजिन पॉइंट होता है वहाँ पर वेक्टर का टेल रहता है और वो वेक्टर को रोटेट करके दर्शाया जाता है, इसकी साइन का वैल्यू टाइम के साथ कैसे चेंज होता है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे फेजर। फेजर डायग्राम
ये फेजर डायग्राम में क्या होगा? यहाँ पर कहेगा कि करंट और ईएमएफ का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है के बीच का फेज डिफरेंस को हम लोग डायग्राम में दर्शाएंगे। जिसको हम लोग फेजर डायग्राम बोलेंगे यहाँ पर। Phasor is a rotating vector which represents the quantity in form of sign with time। हम लोग यहाँ पर ईएमएफ और करंट के मान को बदलते हुए देखेंगे साइन के रूप में। समय के साथ दिखाया जाता है, रोटेटिंग वेक्टर के रूप में दिखाया जाता है। अब कहता है इसी डायग्राम में दिखाया जाता है, डायग्राम में दर्शाया जाता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसको। हम लोग ये कह सकते हैं फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है जो विद्युत वाहक बल या धारा को साइन के रूप में समय के साथ परिवर्तन को दर्शाता है। चलिए इसको देख लीजिए जल्दी से। फिगर बना के इसको समझाते हैं, गौर से देखिएगा।
in phasor diagram represent the variation of EMF or current in the form of sine with time। फेजर डायग्राम में ईएमएफ और करंट के मान को दिखाया जाता है जैसे हम लोग फिगर में दिखाते हैं आपको। सपोज कर लीजिए इधर हम लोग टाइम को दिखाएंगे और इधर ईएमएफ को दिखाएंगे। ये हमारा ई नॉट को दर्शाएगा और ये एंगल ओमेगा टी होगा। ये जो ईएमएफ ई नॉट हुआ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ या पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ दिखा रहा है ये। अब ध्यान दीजिएगा गौर से, ईएमएफ का पीक वैल्यू है ई नॉट, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ओमेगा टी। तो यहां से इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, ये हो जाएगा ई और ये ई हो जाएगा तुम्हारा ई इक्वल टू, यदि ओमेगा टी ये है, यहाँ पर गौर करके देखिएगा इस तरह से, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये ओमेगा टी है, ये ई नॉट है, ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ का है, उसको हम लोगों ने इस तरह से दिखाया यहाँ पर। तो ये एंगल बना रहा है ओमेगा टी। ये जो रोटेशन का ऑर्डर दिखाएंगे रोटेटिंग वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज दिखाना है। इस तरह से बढ़ते जाएगा, चेंज होते जाएगा, टाइम चेंज बढ़ते जाएगा, तो ये एंगल बढ़ते जाएगा, ईएमएफ का मान भी बदलते जाएगा। तो ईएमएफ के वैल्यू को टाइम के साथ के वेरिएशन का जो दर्शाया जाता है जिस डायग्राम में, इसी डायग्राम को बोला गया है फेजर डायग्राम। और इसके वैल्यू को बताया जाता है फेज के रूप में। आपको कभी बताए थे ओमेगा टी एंगल बता रहा है जो यहाँ पर फेज को शो करेगा। आइए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी रूप में हम लोग अलग अलग सर्किट में ईएमएफ का मान और करंट के मान में कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। यदि कोई ऐसी सोर्स को हम लोग जोड़ते हैं और उसका ईएमएफ ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी है, उस सर्किट में करंट कितना होगा, उसको सीखने के क्रम में बहुत सारे छोटे छोटे बातें आपको सीखेंगे जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में कई बार आए हैं। तो चलिए हम लोग तैयार हो जाइए। अब वो सर्किट जो चुनेंगे, 8 तरह का सर्किट हमारे पास होगा, जिसमें से आप गौर से सुनते जाइएगा क्या क्या आपके सामने आएगा। एक ऐसा सर्किट चुनेंगे जिसमें एसी सोर्स है और ओनली इंडक्टर रजिस्टर है, मतलब कोई प्रतिरोध है वो जुड़ा हुआ है। उसमें यदि एसी सोर्स का ईएमएफ ई है तो उसमें करंट कितना होगा, उसको फेजर डायग्राम में दिखाना है। दूसरा होगा ओनली इंडक्टर है, कॉइल वाला सर्किट है, इंडक्टर कॉइल बोलते हैं उसको, इंडक्टर वाला सर्किट है और वो एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है, तो उसमें करंट का वैल्यू क्या होगा, उसको फेजर डायग्राम में दिखाना है। फिर हमारे पास आएगा कैपेसिटर वाला सर्किट, ओनली कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और उसमें एसी सोर्स जुड़ा हुआ है, तो उस सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा, उसको फेजर डायग्राम में दिखाना है।
ईएमएफ और करंट को फेजर डायग्राम में दिखाना है, दोनों के बीच के रिलेशन को बताया जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं, तब आपको समझ में आते जाएगा। पहला नंबर में देखेंगे एसी सर्किट है, जनरली में ओनली रजिस्टर है। आइए हम लोग उसको कैसे बोल सकते हैं, वैसा एसी सर्किट जिसमें एसी सोर्स के साथ रजिस्टर जुड़ा हो, प्रतिरोध जुड़ा हो, उसको रेजिस्टिव सर्किट कहा जाता है। ये मान लीजिए कि आपका रेजिस्टेंस को दिखा दिया और यहाँ पर एक एसी सोर्स को जो दिखा दिया, ये सिंबल हो गया आपका एसी सोर्स। एसी सोर्स हो गया, उस एसी सोर्स का ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी है और इसका रेजिस्टेंस है आर। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, यदि भी मान लें, विभवांतर भी मान लें, रेजिस्टेंस आर हुआ, तो यहां करंट कितना होगा, इस करंट के लिए इक्वेशन चाहिए हमको। तो ये जो सर्किट कहलाता है, रेजिस्टिव सर्किट कहलाता है, इसको कहते हैं हम लोग। इस रेजिस्टिव सर्किट में हम लोग बोल सकेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू कहेंगे हम लोग I इंटू आर। और यहां पर देखेंगे EMF के बराबर होगा इक्वल टू V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो यहाँ पर E के जगह हम लोग कह सकेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से हो जाएगा I इक्वल टू ई नॉट बाय आर इंटू साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हो जाएगा I इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तो EMF E बराबर जो आपका फॉर्मूला है, ये ई नॉट साइन ओमेगा टी है और ये I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है। दोनों इक्वेशन से पता चल रहा है कि बोथ आर इन सेम फेज। EMF टाइम जीरो होने पर जीरो होगा, करंट टाइम जीरो होने पर जीरो होगा। तो दोनों सेम फेज में है, एक साथ जीरो पर है। जब टाइम t बाय 4 सेकेंड होगा, EMF भी मैक्सिमम होगा, करंट भी मैक्सिमम होगा। तो दोनों सेम फेज में हो रहा है। तो रेजिस्टिव सर्किट में जो होता है, EMF और करंट दोनों सेम फेज में होता है। मतलब यहाँ पर कहेंगे EMF एंड EMF बोलिए या इसको ब्रैकेट में वोल्टेज बोलिए, एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी दो बार कि ओनली रेजिस्टेंस वाला ऐसी सर्किट में EMF और करंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है। तो फेज डिफरेंस जीरो बोलेंगे। सेम फेज होने का मतलब फेज डिफरेंस
यदि बोला जाए तो आपको बोलना होगा फेज डिफरेंस, यहाँ पर बोलना होगा फाइव बराबर जीरो बोलना होगा आपको। फेज डिफरेंस क्या बोलना होगा? जीरो बोलना होगा। अब इसका फेजर डायग्राम दिखाते हैं हम लोग। इसको फेजर डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? इन ऐसे कहेंगे फेजर डायग्राम ऑफ रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट बोलने का मतलब कि ओनली रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे केवल प्रतिरोध वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का फेजर डायग्राम जिसमें दिखाएंगे दोनों को, ईएमएफ को और करंट को, दोनों को दिखाएंगे डायग्राम में। तो यहाँ पर देखिए गौर से, समझिएगा गंभीर होके। आप गौर से देखिए कि ई नॉट और आई नॉट दोनों को एक ही लाइन में दिखाया गया। ये ई नॉट बता रहा है, ये आई नॉट बता रहा है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो देखिएगा फिगर में आप लोग, बच्चे लोग और से, ये वो बताएगा आपको आई को और ये बताएगा आपको ई को बताएगा। मतलब ये जो ई हुआ आपका बताएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये जो आई बताएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये डायग्राम को देखकर ही कोई भी बता देगा व्यक्ति कि आई का वैल्यू क्या होगा, ई का वैल्यू क्या होगा। ये हुआ तुम्हारा फेजर डायग्राम। अब देखिए दोनों को सेम लाइन पे दिखाया गया। सेम फेज होने का मतलब यही हुआ, दोनों को सेम लाइन में दिखाया गया। यदि यहाँ पर रफ में दिखाता हूँ मैं, ऐसे करके दो लाइन होता, ये होता ई नॉट, ये होता आई नॉट, दोनों के बीच फेज डिफरेंस फाई का मान कुछ होता। तो यहाँ पर ये ओमेगा टी होता, ठीक है, लेकिन ये फाई होता, तो दोनों अलग अलग हो जाता। दोनों के बीच फेज डिफरेंस कुछ ना कुछ है। लेकिन इक्वेशन जो आया था दोनों का, गौर से देखिए, ये दोनों इक्वेशन आपको मिला था ओनली रेजिस्टिव सर्किट में, ओनली रेजिस्टेंस वाला सर्किट में ईएमएफ और करंट के बीच फेज डिफरेंस जीरो था। उसका फेजर डायग्राम ये हुआ। इसी से पता चल गया ओमेगा टी आई नॉट का बना हुआ है। तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा या वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई बराबर हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी।
तो ये बताता आपको कि दोनों सेम फेज में है, और इस तरह से ईएमएफ और करंट के पोजीशन को टाइम के साथ वेरिएशन को ये दिखा देता है। तो चलिए, ये था फेजर डायग्राम। तो 2 नंबर का पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ओनली रेजिस्टेंस वाला सर्किट में ईएमएफ और करंट को फेजर डायग्राम में शो करें और दोनों की इक्वेशन को बताएं कि करंट का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए इतना दिखा दीजिएगा, ये गप हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट्स में सारा चीज लिखा हुआ है। चलिए ready हो जाइए आप। एसी सर्किट ओनली इंडक्टर, केवल केवल प्रेरकत्व वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। मतलब इसमें क्या होगा, आइए गौर से देखते हैं। एसी सोर्स है, ये आपका इंडक्टर हो गया, जिसका इंडक्टेंस एल है, और इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू एल माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस है एल। एसी सोर्स का ईएमएफ ई बराबर होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। जो भी एसी सोर्स है उसका ईएमएफ ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और वो एक सर्किट से जुड़ा हुआ है जिसका इंडक्टेंस ओनली इंडक्टर है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है और कोई कैपेसिटर नहीं है, ओनली इंडक्टर जुड़ा हुआ है, क्वाइल जुटा हुआ है। इंडक्टर बोलने का मतलब क्या समझिएगा, क्वाइल, क्वाइल जुटा हुआ है जिसका इंडक्टेंस एल है। सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस बताए थे, वही है, इंडक्टेंस एल है। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि इसमें करंट का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो ईएमएफ है ये
कॉइल के सिरों के बीच वोल्टेज को बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा। वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ग्रोथ ऑफ करंट का अपोज करता है। तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, विभव का पतन शून्य होता है, बढ़ने का भी विरोध करता है, घटने का भी विरोध करता है, इसलिए यहाँ पर विभव का पतन नहीं होता है। इसलिए डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर L इंटू, तो यहाँ से हम बच्चे लोग बोल सकते हैं DI बाय dt इक्वल टू E बाय L, और E का मान वहाँ देखे थे E नॉट साइन ओमेगा टी बाय L। अब यहाँ पर कहेंगे DI इक्वल टू E बाय L इन साइन ओमेगा टी dt, इसलिए टोटल करंट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DI E नॉट बाय L कांस्टेंट होगा और साइन ओमेगा टी dt को इंटीग्रेट करना होगा। तो ऐसे स्थिति में आप लोग को याद होगा E नॉट बाय L इंटू साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपको पता होगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, ये आपका हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखेंगे आई हमको चाहिए था तो ओमेगा बाहर कर देंगे, ई नॉट बाय ओमेगा इंटू एल इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। खूब गौर से देख लीजिएगा, ये वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे कहीं ना कहीं अलग से, मैं बगल में लिख देता हूँ माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, आप कहोगे साइन थीटा माइनस पाई बाय टू। ये आप लोग जरूर समझ रहे होंगे, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, उस रूप में हम सजा दिए, ओमेगा को बाहर कर दिए और माइनस कॉस ओमेगा टी के बदले ये लिख दिए। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा एक नया चेंज आएगा, ध्यान से देखिए रहिएगा बाबू लोग। मतलब ये कब कर रहे हैं, जब ओनली इंडक्टर कॉइल जुड़ा हुआ है और उसके साथ एक एसी सोर्स जुड़ा हुआ है, तो उस सर्किट में करंट कितना होगा, हम उसी करंट के बारे में जानना चाह रहे हैं। यदि एसी सोर्स का ईएमएफ P बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी होता है तो आई का मान कितना हो जाएगा, ये आपको देखना है। तो वो आई का मान आपको यहाँ दिख रहा है। अब आप लोग देखिएगा गौर से, ये चीज आप लोग देख लिए, इसको हटा देते हैं, ये बच्चा वाला बात है, याद दिलाने के लिए लिखे थे। ईएमएफ ई बराबर ये हमारा टर्म है, एसी सोर्स के द्वारा जो ईएमएफ ई बराबर होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट के लिए फॉर्मूला आया ई नॉट ओमेगा इतना इतना। तो यहाँ पर एक चेंज आया है, उस चेंज को गौर से देखिएगा, आई इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल को हम लोग कहेंगे यहाँ पर आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। आई एक नया रिलेशन आपके सामने डेवलप हो गया, ओमेगा टी सिर्फ नहीं है, माइनस पाई बाय टू भी आ गया। यहाँ पर देखिए सिर्फ साइन ओमेगा टी है और यहाँ पर देखिए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू है ना। आइए गौर से समझ रही है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग ये हुआ ईएमएफ और इस सर्किट में करंट, ईएमएफ और करंट के बीच फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई बाय टू हो गया। ईएमएफ और करंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई बाय टू। अब यहाँ पर इस सर्किट में यह करंट सेम फेज में नहीं होगा। सेम फेज में नहीं होने का मतलब कि दोनों एक साथ जीरो नहीं होगा, दोनों एक साथ मैक्सिमम पर नहीं पहुंचेगा, दोनों एक साथ पुनः जीरो पर नहीं आएगा, फिर दूसरे साइड में जाके फिर मैक्सिमम पर एक साथ नहीं जाएगा, आगे पीछे दोनों चलेगा, उसी पर फोकस होगा। यही हुआ, दोनों के बीच सेम फेज नहीं हुआ, फेज डिफरेंस हो गया पाई बाय टू।
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओनली इंडक्टर वाला एसी सर्किट में ईएमएफ और करंट के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, ये बात ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा है कि ये जो सर्किट हुआ, इस सर्किट का नाम है इंडक्टिव सर्किट है, इसका नाम। इस इंडक्टिव सर्किट में आपको बोलना होगा करंट और ईएमएफ के बीच फेज डिफरेंस π/2 है। मतलब कहेगा इन दिस सर्किट फेज डिफरेंस between EMF and current is π/2। EMF और करंट के बीच का फेज डिफरेंस π/2 होता है। ओनली इंडक्टिव सर्किट में, ध्यान से सुन लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ओनली इंडक्टिव सर्किट में EMF और करंट के बीच का फेज डिफरेंस π/2 होता है। अब फेज डिफरेंस में भी दो बात एक सबसे गौर से देखना है कि यहाँ पर -π/2 आया है, -π/2, +π/2 भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। यहाँ पर आपके सामने है क्या, -π/2 है। ये जो -π/2 है, ये बताता है कि करंट का फेज ईएमएफ से पीछे है। कितना एंगल से, π/2 एंगल से वो पीछे पीछे चल रहा है। इसको बोलता है फेज लैग। फेज लैग, करंट फेज लैग है या लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय एन एंगल π/2। इसको चलिए हम लोग देखते हैं, आगे लिखेंगे इसको सेंटेंस में और तब इसको दिखाएंगे फेजर डायग्राम में कैसे होता है। फिगर में भी इसको दिखाएंगे हम लोग। यहाँ पर पहले इसको देख लीजिए क्या सेंटेंस बनेगा। इन ओनली इंडक्टिव सर्किट current lags behind the EMF or voltage by an angle π/2। मतलब कह रहा है कि केवल प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I π/2 कौन से ईएमएफ या वोल्टेज से पीछे चलता है। आइए इसको फेजर डायग्राम में दिखाते हैं। तब कहता है फेजर डायग्राम बनाइए। यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए जल्दी से। तो दो स्टेप में होगा, एक स्टेप जल्दी कीजिए, फिर अगले स्टेप में कर लीजिएगा। फिर इसका फेजर डायग्राम बताएंगे कि केवल ओनली इंडक्टिव वाला सर्किट का फेजर डायग्राम कैसा होगा।
रेडी हो गए? आइए देखिए जल्दी से। फेजर डायग्राम ऑफ इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट के लिए ईएमएफ और करंट का वो फेजर डायग्राम में दिखाना है। इसको गौर से क्या होगा, हम लोग ई नॉट को दिखा दिए, ये एंगल ओमेगा टी है। अब देखना है गौर से, इंपॉर्टेंट चीज है, करंट पीछे पीछे चल रहा है और इस दोनों के बीच का फेज डिफरेंस π/2 है, मतलब 90 डिग्री है। ये होगा आपका आई नॉट बताएगा ये, यही इसका मीनिंग हुआ। ई नॉट हमारा ये दिखा रहा है, ओमेगा टी बता रहा है, और ये आई नॉट ये बताएगा, मतलब उससे ईएमएफ से पीछे पीछे चलेगा कौन, आई नॉट चलेगा। तो उसको हम लोग सोचना चाहेंगे इस तरह से, ये हो जाएगा ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा। ये इस तरह से बताएगा आपको। अब देखिएगा, इसको ग्राफ में दिखाते हैं। ग्राफ में दिखाते हैं कैसे। ये फेजर डायग्राम हो गया आपका, इसी से दिखाना फेजर डायग्राम में। अब यहां से हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं।
आइए यहाँ पर देखिएगा गौर से, फिगर से क्लियर हो जाएगा सब चीज। यहाँ बता रहा है कि जब टाइम जीरो है तो ईएमएफ जीरो है, टाइम जीरो है तो ईएमएफ भी जीरो है, लेकिन टाइम जीरो पर करंट का वैल्यू माइनस आई नॉट है। अब ये t/4 सेकेंड में ईएमएफ मैक्सिमम पर पहुंचता है, प्लस ई नॉट पर आ जाता है, और ये करंट हमारा जीरो पर आता है। t/4 सेकेंड में ईएमएफ हो जाएगा, ई नॉट मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन करंट हमारा जीरो होगा। अब देखेंगे फिर t/2 सेकेंड में करंट हमारा आई नॉट मैक्सिमम पर पहुंचेगा और ईएमएफ यहाँ पर आके जीरो हो जाएगा। फिर देखेंगे 3t/4 सेकेंड में करंट जीरो पर आ जाएगा, ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा। फिर 30 सेकेंड में आके देखेंगे ईएमएफ जीरो हो जाएगा, करंट हमारा मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा। तो ये जो वेरिएशन आपको दिखाया गया है, ये बता रहा है कि ईएमएफ और करंट के बीच फेज डिफरेंस π/2 है। नहीं तो एक साथ, जैसे यहाँ पर करंट मैक्सिमम होता है लेकिन ईएमएफ जीरो होता है। मैक्सिमम में ये इधर भी हो सकता था, इधर होने का मतलब होता कि वो आगे है, पीछे है ईएमएफ से। यहाँ पर जीरो तो करंट का मान माइनस में दिखा रहा है। ईएमएफ मैक्सिमम पर तब करंट जीरो पर जा रहा है, फिर ईएमएफ जब जीरो पर करंट फिर मैक्सिमम पर जा रहा है। तो वह ईएमएफ के पीछे पीछे करंट चल रहा है और दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है? π/2 है। यहाँ पर कहता है फेज लैग्स। फेज लैग पीछे पीछे है, इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं, इस शब्द को कहते हैं यहाँ पर कला पश्चता। शुद्ध हिंदी में कहते हैं कला ऑब्जेक्टिव में शुद्ध हिंदी में लिखा रहेगा कि केवल प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में करंट और ईएमएफ के बीच का कला पश्चता कितना है। शुद्ध हिंदी में लिखा रहेगा कला पश्चता कितना है, धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कला पश्चता π/2 कितना है? ये π/2 आपका आंसर है। ये ग्राफ के द्वारा देख रहे हैं और फेजर डायग्राम के द्वारा देख रहे हैं। ये फेजर डायग्राम हुआ और ये हुआ आपका दोनों के वेरिएशन का ग्राफ साइन वेव में। तो दोनों के द्वारा हम दिखा सकते हैं, इसके भी द्वारा, इसके द्वारा। यहाँ पर ज्यादा क्लियर है, यहाँ पर सिर्फ बता रहा है दोनों के बीच फेज डिफरेंस। फेजर डायग्राम मैक्सिमम वैल्यू के बीच फेज डिफरेंस बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। ईएमएफ और करंट के बीच के फेज डिफरेंस को बताता है कौन? फेजर डायग्राम। सेम फेज में है कि डिफरेंट फेज में है, फेज डिफरेंस कितना है, कौन आगे है कौन पीछे है, ये सारी चीजें ये दिखा रहा है। और इसमें बता रहा है प्रत्येक टाइम टू टाइम दोनों के वेरिएशन को बता रहा है ये ग्राफ। तो चलिए आइए, ये काम कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, केवल इंडक्टर युक्त एसी सर्किट जो है वो कंप्लीट होगी आपका। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर तब पढ़ेंगे केवल कैपेसिटर युक्त एसी सर्किट। जल्दी से उसको भी कर लेंगे फास्टली। ये ग्राफ देखेंगे आप लोग। एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसा बैक होके जल्दी से ध्यान दीजिए, जैसा 1 मिनट। यहाँ पर जो आपको दिखाया गया था केवल रजिस्टर वाला में, यहाँ पर देखिए तो आपको दिखाए थे ईएमएफ और करंट के बीच फेज डिफरेंस 0 है। तो ये आपको कैसे दिखाएगा, इसको भी जरा सा देख लीजिए। तो ग्राफ में कैसे देखेंगे इसको? ये फेजर डायग्राम था, इसको ग्राफ में यदि दिखाना चाहे हम लोग, एक लाइन में दिखा देते हैं जल्दी से। ईएमएफ, करंट, क्या करते हैं यहाँ पर? दोनों सेम फेज में है, दोनों क्या है? सेम फेज। सेम फेज कहने का मतलब फेज डिफरेंस है बराबर 0।
इसका मतलब हुआ कि दोनों टाइम जब टी बराबर जीरो है, ईएमएफ भी जीरो है, करंट भी जीरो है। अब जब देखिए गौर से यहाँ पर टी बाय 4 सेकेंड में जब पहुंचा 4 सेकेंड में, तो देख रहे हैं कि करंट ईएमएफ भी मैक्सिमम हुआ। फिर टी बाय 2 सेकेंड में दोनों जीरो हुआ, फिर दोनों मैक्सिमम पर पहुंचा, करंट भी मैक्सिमम पर, ईएमएफ भी मैक्सिमम पर पहुंचा। फिर दोनों एक साथ जीरो पर पहुंचा, फिर दोनों एक साथ मैक्सिमम पर पहुंचा। आई बात समझ में? सेम फेज बोलने का मतलब ये आपका है। और ये अभी नहीं बता चुके हैं, आपको बोले थे कि अल्टरनेटिंग करंट में चैप्टर में जाएंगे ना तो ये सब जरूरत होगा। कहाँ बता दिए थे? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जब बता रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, तो बोले थे कि वहां जाएंगे तो ये सब चीज जरूरत पड़ेगा। ये क्लियर बता रहा है कि दोनों सेम फेज में है, एक साथ जीरो एक साथ मैक्सिमम हो रहा है। लेकिन यहाँ जो अभी बता रहे थे, इसमें गौर से देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया स्पष्ट है कि यहाँ सेम फेज में नहीं है। जब टाइम जीरो है तो ईएमएफ जीरो है, लेकिन करंट मैक्सिमम पर है, लेकिन पोलरिटी इसका रिवर्स है, पीछे है। इसका मतलब यही हुआ, माइनस में है, पीछे है। ऐसे भी देखो ग्राफ में सोचते हैं बच्चा वाला बात, तो जीरो है, ये यहाँ पर है, कोई चीज़ खड़ा यहाँ पर है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है और एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, तो इससे इसको बी को एक आप पीछे बोलेंगे कि आगे बोलेंगे? तो पीछे बोलेंगे, -1 -2। और यदि आदमी यहाँ पर खड़ा है सी, तो आप देखो गौर से, +2 या +1 है ये, तो सी को कहेंगे ए से आगे है और बी को कहेंगे ए से पीछे है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर यहाँ भी है, यहाँ भी 2 मीटर और यहाँ भी 2 मीटर दूरी है। लेकिन बी ए से पीछे है और सी ए से आगे है, ये 2 मीटर आगे है और बी 2 मीटर पीछे है। यहाँ पर यही हुआ कला पश्चता, फेज लैग, मतलब ईएमएफ का मान जीरो है तो करंट मैक्सिमम पर है, लेकिन वो पीछे में है, माइनस में है। अब ईएमएफ मैक्सिमम पर पहुंचता है तब करंट कहाँ पहुंचता है? जीरो पर पहुंचता है। ये हुआ फेज लैग, कला पश्चता। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एकदम रफ में एक चीज समझा देता हूँ। ये जो बी है इसको कहते हैं फेज लैग, इसको फेज लैग कहेंगे, कला पश्चता। लेकिन ये सी है, इसको फेज लीड कहेंगे, फेज लीड, LEAD, लीड, फेज लीड, इसको कहेंगे फेज लेग लैग। मतलब समझिएगा गौर से, माइंड में सेट कीजिए, फेज लैग मैंने कला पश्चता, कला पश्चता समझिएगा, पीछे पीछे है, बी ए के पीछे पीछे है। और सी सोचेंगे फेज लीड, मतलब सी कला अग्रता, इसको हिंदी में कहेंगे शुद्ध हिंदी। सी फेज लीड में है और बी फेज लैग में है। दोनों बात क्लियर हो गया? यस, पीछे पीछे बना, दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर बराबर दिखाया गया है, लेकिन ये पीछे पीछे है, ये आगे आगे चलेगा। तो हमने अभी जो दिखाया फेज लैग को दिखाया इस फिगर में, फेजर डायग्राम में और ये ग्राफ में, दोनों में फेज लैग को दिखाया गया है, कला पश्चता को दिखाया गया। कौन सर्किट है? इंडक्टिव सर्किट है। कौन सर्किट है? इंडक्टिव सर्किट है। उसमें करंट ईएमएफ का कला पश्चता है, फेज लैग है, राइट? कितने एंगल से है? π/2 से है। यही सब ऑब्जेक्टिव पूछता है, डायग्राम बनाने बोलता है, तो याद रहेगा तो डायग्राम आराम से बन जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और न्यू बातों पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट आपका क्या था? केवल कैपेसिटर युक्त। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 मिनट हो जाएगा, बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना। जो मेन चीज है इसी पर सब बात को समझाना था, अब खाली वहां डायरेक्ट बोलेंगे हो जाएगा। एसी सर्किट ओनली कैपेसिटर, सिर्फ संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ,
अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग गौर से वनली कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का कंसेप्ट याद होना चाहिए, तो कुछ कुछ बातें डायरेक्ट यूज करेंगे, आपको जोर दिमाग में देना है। ये हो गया आपका कैपेसिटर। इसको एसी सोर्स से जो ये हो गया एसी सोर्स, तो इसको हम लोग कहेंगे ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। एसी सोर्स को कहीं नहीं बदल रहे हैं, सेम ईएमएफ वाला एसी सोर्स को सब में जोड़ रहे हैं। तो ये कैपेसिटर हो गया, इसका कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस धारिता इसको बोलते हैं हिंदी में, सी होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होता है। तब यहां से पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा भी तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना है, इस सर्किट का नाम होगा कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट। चलिए ध्यान दीजिएगा गौर से, कैपेसिटिव सर्किट यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब जरा सा हम लोग इस सर्किट में करंट कितना होगा, इस बात पर हम लोग को जल्दी से तैयार हो जाना है, फटाफट कर लेना है। तो सर वी नो दैट, अच्छा से जानते हैं सर, एक इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं, कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू बाय भी। कैपेसिटर पर जो चार्ज जमा होता है वो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसका जो रेशियो है वही है कैपेसिटेंस सी, सी इक्वल टू क्यू बाय भी। तो यहाँ से भी इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो क्यू बाय सी हो जाएगा आपका, भी हो जाएगा तो वो सोर्स के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। तो इस भी इक्वल टू ई कहेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा क्यू बाय सी इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा गौर से, क्यू इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये चार्ज का वैल्यू हो गया। अब आप सारे बच्चे को पता है इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, जल्दी बोलिए हाँ या ना, डी क्यू बाई डी टी आई लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा आई इक्वल टू, चार्ज क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सी आर ई नॉट कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट है, हो जाएगा डी बाय टी ऑफ साइन ओमेगा टी। माय डियर बच्चों, आई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा सी ई नॉट साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा कांस्टेंट आउट हो जाएगा, ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, ये हो गया आपका। तो यहाँ से हो जाएगा आई इक्वल टू ओमेगा इंटू सी इंटू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं फिर मिटा देंगे, आपको याद होना चाहिए कि मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस 5/2। हाँ या ना, जल्दी बोलिए, संभव है या नहीं? तो वो फॉर्मूला यदि याद है, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस 5/2, तो उसी रूप में मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, गौर करके देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, आई इक्वल टू, इसको जरा सा चेंज करते हैं, ई नॉट बाय
बाय ओमेगा सी, ऐसा मैं कर सकता हूँ, नीचे ला सकता हूँ इसको। इन टू कॉस ओमेगा टी के बदले साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। आइए, ये एक नया रिलेशन मिला आपको, ओमेगा सी इंटू ई नॉट। यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चा को मिर्गी लगेगा, मिर्गी नहीं लगने देना, ओमेगा सी को नीचे करना, तो ई नॉट इंटू वन बाय ओमेगा सी लिख सकते हैं। कॉस ओमेगा टी के बदले क्या होगा फॉर्मूला लिख के बता रहे हैं। तो ये इक्वेशन आपके सामने आया, तो आई बराबर ये इक्वेशन हुआ आपको हुआ। तब आप देखेंगे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक लाइन जरा सा चेंज कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। माय डियर बच्चों, ये जो आपका रिलेशन हुआ, ये रिलेशन और ये ईएमएफ ई का जो ये रिलेशन है, दोनों में कुछ अंतर हो गया आपका। यहाँ पर आपको यही बोले थे, पाई बाय टू यहाँ भी हुआ। मतलब इस सर्किट में आपसे बात किया जाए कि यहाँ पर फेज डिफरेंस हो गया, फेज डिफरेंस हो गया, यहाँ भी पाई बाय टू हो गया, दोनों के बीच फेज डिफरेंस पाई बाय टू हो गया। लेकिन आप किस में है, प्लस में है। प्लस में होने का मतलब फेज लीड कर गया, करंट का वैल्यू ईएमएफ से आगे चलेगा, लीड कर रहा है आगे। जैसे काउंटिंग देते हैं बूथ में आता है इलेक्शन में, ये पार्टी इतने वोटों से लीड कर रहा है, तो दोनों बढ़ रहा है जरूर, लेकिन वो बढ़ने क्रम में कुछ आगे ज्यादा बढ़ रहा है। सेम वही बात हुआ, यहाँ पर करंट का वैल्यू बढ़ रहा है टाइम के साथ, ईएमएफ के भी बढ़ रहा है टाइम के साथ, लेकिन ईएमएफ जो बढ़ रहा है उससे पाई बाय टू एंगल से वो लीड कर रहा है। यहाँ पर कहेंगे फेज लीड, फेज लीड कर रहा है, हिंदी में कहेंगे इसको कला अग्रता, कला अग्रता। यहाँ पर आपका हो गया पाई बाय टू, करंट लीड कर रहा है ईएमएफ से पाई बाय टू एंगल से। अब इसका फेजर डायग्राम फटाफट दिखा देना, इसे तैयार हो जाइए। पेज चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, आप लोग पहले यहाँ पर इसको फाइनल करके देख लीजिए। फेजर डायग्राम और ग्राफ दोनों चीज दिखाएंगे एक साथ, और तब उसमें एक नया वर्ड जो अभी छोड़े हैं, अभी तक ने बोले हैं, उसको बोलेंगे लास्ट में, जाएगा। तैयार हो जाइए जल्दी से। फेजर डायग्राम ऑफ सर्किट। फेजर डायग्राम का मतलब हो गया कि इसमें ईएमएफ और करंट के बीच के फेज डिफरेंस को दिखाएंगे ग्राफ में, सर्किट में। तो यहाँ पर आपको दिखना है इस तरह से, ईएमएफ को आपने दिखा दिया, ईएमएफ में कोई चेंज नहीं करना, हमेशा सेम लाइन को दिखाना है। ईएमएफ के मैक्सिमम पीक वैल्यू आप ईएमएफ को दिखा दिया। अब यहाँ पर से करंट को दिखाना है, करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है आपका, करंट को लीड करते हुए दिखाएंगे हम लोग इधर। और ये एंगल आपका हो गया पाई बाय टू, ईएमएफ से वो लीड कर रहा है वो। मतलब आप गौर करके देखिए खूब आराम से, प्यार से, ठंडे दिमाग से, ये बताएगा ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और
ये आपका हो गया, ये हुआ फेजर डायग्राम। अब उसी को ग्राफ में दिखाना है, तो ग्राफ में जल्दी से देख लीजिए फटाफट कैसे हो सकता है, क्या हम लोग सोच सकेंगे। ईएमएफ का तो कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन अब आप गौर करके देखिएगा करंट को। ये ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू हुआ ई नॉट, ये 0, ये माइनस ई नॉट, यहाँ पर ई बराबर 0, ई बराबर 0 जब जी बराबर 0 है तब। लेकिन अब यहाँ पर जो दिखाना है करंट को, वो लीड कर रहा है कि ईएमएफ 0 है तो करंट मैक्सिमम पर रहेगा। ये ईएमएफ मैक्सिमम मैक्सिमम दिखा गया, करंट को दिखाना है यहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये पॉइंट हो जाएगा प्लस आई नॉट, यहाँ करंट हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा करंट माइनस आई नॉट, ये पॉइंट हो गया प्लस आई नॉट। मतलब करंट का वैल्यू मैक्सिमम है जब टाइम 0 है तो करंट मैक्सिमम है, और ईएमएफ 0 है। ईएमएफ जब मैक्सिमम पर पहुंचेगा तो करंट 0 पर पहुंच जाएगा, और फिर जब ईएमएफ 0 पहुंचेगा तो करंट मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा। मतलब यहाँ पर करंट आगे आगे चलेगा, तो यहाँ पर भी फेज लीड कर रहा है, फेज लीड हो रहा है, कला अग्रता है। दोनों फिगर में दिखाया गया है π/2 कौन से। तो ये था तुम्हारा। अब यहाँ पर देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करके आप देखेंगे गौर से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको जैसा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मार्केबल बात है। आई नॉट किसके स्थान पर है? आई नॉट ई नॉट बाय 1/ω/c है। यहां पर देखना कौन सर्किट है, ये ओनली कैपेसिटर वाला सर्किट है। गौर से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं मैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा हो रही है। ओनली कैपेसिटर वाला सर्किट है, जिसमें सिर्फ कैपेसिटर है। तो वो सर्किट में हमको दिखाई पड़ रहा है आई नॉट बराबर ई नॉट बाय 1/ω/c। तो ये वाला जो टर्म आपके सामने है 1/ω/c, ये स्थान पर है। हम लोग पढ़े थे आई बराबर टोटल ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, याद है? टोटल ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस हम लोग को याद है। तो रेजिस्टेंस के स्थान पर ये वाला टर्म है। आइए इसको विचार करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख देंगे ई नॉट बाय एक्स सी लिख देंगे, और तब कह देंगे यहाँ पर जहाँ एक्स सी, जहाँ एक्स सी बराबर हो गया 1/ω/c, एक्स सी बराबर हो गया 1/ω/c, जिसको कहते हैं, कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं और से देखिएगा, वनली इंडक्टर वाला सर्किट का, जिसे जिसे धारितीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस
कहा जाता है, जिसे धारतीय प्रतिघात कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है। किस सर्किट का? ओनली कैपेसिटर वाला जो सर्किट होगा उसमें जो चार्ज के फ्लो का अपोज करने वाला जो नेचर होगा उसी नेचर का नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। याद रखिएगा, जस्ट लाइक प्रतिरोध। अब इसका XC का यूनिट तथा डायमेंशन ऑब्जेक्टिव में पूछा है बोर्ड एग्जाम में 2 बार। यूनिट तथा डायमेंशन रेजिस्टेंस के जैसा होता है, काम भी वही है, रेजिस्टेंस भी वही है। रेजिस्टेंस जो काम करता है वही काम, सेम वही काम XC भी करता है। किसमें? ओनली कैपेसिटर वाला सर्किट में, है ना। अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ओनली कैपेसिटर वाला जो सर्किट है उस सर्किट में जो फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करने वाला नेचर होगा उसी का नाम रखा गया XC। तो इसको ध्यान में रखिएगा, XC बराबर 1/ωc, XC बराबर 1/ωc, जिसका नाम है हिंदी में धारतीय प्रतिघात, इंग्लिश वर्ड है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसका डायमेंशन यूनिट रेजिस्टेंस के जैसा होगा, और उसका फॉर्मूला हो गया ये। और कहाँ से उसको सोचा गया था वो चीज़ आपके सामने दिया गया। एक बात ये हुआ। उसी तरह से एक वर्ड और है, प्रेरक प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस। वो कहाँ है? आइए इसको मैं दिखाता हूँ। यदि इसको शॉर्टकट में लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब ओनली इंडक्टर वाला जो सर्किट था, आइए वहां पर ओनली इंडक्टर वाला जो सर्किट था उस सर्किट में हम लोग चलते हैं। आइए, ये एरिया हमारा खाली है, इस एरिया का सदुपयोग करें। यहां पर हम लोग देखेंगे E0/ωL, E0/ωL I0 ओनली इंडक्टर वाला जो सर्किट है, ओनली इंडक्टर वाला जो सर्किट है, मतलब सिर्फ कॉइल वाला जो सर्किट है, उस कॉइल वाले सर्किट में जो करंट का वैल्यू आया था I बराबर I0 sin ωt माइनस π/2 आया है। तो इस सर्किट में E0/ωL को I0 कहा गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गौर से, ओनली इंडक्टर वाला बात किया से आपका जवाब है I0 इक्वल टू E0/ω/L। इसको हम लोग कह देंगे E0/XL। L क्षण में, ऐसा नहीं कि इंटू में लिख दीजिएगा, XC जैसे लिखे वहां पर, यहाँ X। तो जहां XL ओमेगा बराबर है, XL किसके बराबर है? ओमेगा इंटू L के बराबर है। और ओमेगा L जो आपका हुआ, इसको जिसे क्या कहते हैं? प्रेरणिक प्रतिघात, इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है। इसका
यूनिट तथा डायमेंशन रेजिस्टेंस जैसा है। मतलब आपसे पूछा जाएगा XL इंडक्टिव रिएक्टेंस का ऐसा यूनिट ओम, राइट। फिर कहेगा XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ऐसा यूनिट ओम। वह इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है फ्लो ऑफ करेंट का अपोज करने वाला नेचर को कहा गया है। किसी इंडक्टर या कॉइल में जो करंट का अपोज का नेचर होता है, उसी नेचर को कहा गया है इंडक्टिव रिएक्टेंस। जस्ट लाइक बिहेव एज रेजिस्टेंस, उसका यूनिट भी है और डायमेंशन भी सेम होता है। जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन होगा सेम डायमेंशन इसका होगा। तो मैं ये मान के चलूं कि एक बहुत बड़ा चीज आपके पास चला गया। अब आप बच्चों से कोई क्वेश्चन कर देगा कि कोई डीसी सर्किट है, या तो सब जितना सी पढ़े क्या है, एसी है। डीसी सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा बताइए। यदि ये प्रश्न आपके सामने आ जाए कि डीसी सर्किट का रिएक्टेंस कितना होगा, ऑब्जेक्टिव में कोई पूछ दे, हम लोग क्या बोल सकते हैं? छोटा सा चर्चा में देख लेता हूं, जैसा नोट करके। डीसी सर्किट में XL बराबर क्या होगा? तो कहता है यहां पर याद रखना है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस फाइनाइट हो तो ध्यान दीजिएगा XL जो होगा वो भी फाइनाइट होगा। दूसरा बात है, डीसी सर्किट में XC कैपेसिटिव, जिसमें कैपेसिटर जुड़ा रहो। तो यदि यहाँ कहता है कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर फाइनाइट हो तो XC इनफाइनाइट होगा। इसको ध्यान से देखिए, तो जैसे दिमाग में सेट करने का कोशिश कीजिए तो ये क्या बताना चाहता है, गंभीर होकर इसको दिमाग में क्या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।